नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा जो आपके बोर्ड पर्पज से काफी आपको नंबर दिलाने का कार्य करेगा, यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यानी आज हम इसमें बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में, है नहीं? हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्यों पढ़ते हैं, जेनेटिक्स क्या है। जैसे हेरिडिटी पढ़ते हैं तो कोई ना कोई चीज क्या होता है, ट्रांसफर करता है किसी कैरेक्टर को, ताकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करे, जाए। अब क्या जाए, कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी वो चाहे डीएनए हो सकता है, उस पर आप क्रोमोसोम की बात आप देखेंगे, यानी उसमें जीन के भी विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि आखिर जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स में हम किस तरह से उसमें इनहेरिटेंस के विषय में देखेंगे, वेरिएशन क्या होता है, किस तरह से मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट रहा है, मेंडल जो होते हैं उनको क्यों हमने कहा जेनेटिक्स के प्रकार से उन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया, और उन्होंने मटर के पौधे पर ही पायसम सटाइवा पर कितना वर्ष कार्य किया और क्या उन्होंने गेन किया, कैसे कैसे कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया। एवरीथिंग वी विल टॉक हियर इन दिस चैप्टर। सो नाउ वी विल टॉक हियर इन दिस चैप्टर, दैट इज द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या होगा भाई? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब इसमें हम लोग हेरिडिटी देखेंगे, एवोल्यूशन में कोई इसमें है नहीं। तो हेरिडिटी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक, या कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, क्या आप कैरेक्टर पर लिख सकते हैं या इसको एक नाम से और यहाँ संबोधित करेंगे, दैट इज अ ट्रेट कह सकते हैं। ट्रेट मीन्स होता है लक्षण, कैरेक्टर मीन्स दैट थिंग बोथ आर द सेम। तो मैंने कहा कि द ट्रांसफर ऑफ द ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू टू एन अदर जनरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई इसको? इज कॉल्ड हेरिडिटी के रूप में हम इसको जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? या इसी को हम लोग इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग इसके विषय में समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा का? अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पर बता देंगे तो इनका नाम क्या था। तो यहाँ पर बताएंगे हम लोग डब्ल्यू बैटसन। फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट क्वाइंट, इन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट क्वाइंट द टर्म, किस बारे में था? टर्म ऑफ जेनेटिक्स इन 905, ठीक है ना। और बताया उन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारा जेनेटिक्स होता है, लिख सकते हैं यहाँ पर इट, क्या चीज बता दिया भाई ने, इट टेल दैट genetics is made from, किसमें? made from genesis। क्या होता है ये? जेनेसिस होता है, जिसका मतलब क्या होता है भाई? बिकम। क्या होता है? बिकम। यानी इन्होंने ये शब्द दिया कि जेनेटिक्स हमारा कहां से टर्म लिया गया है, उससे टर्म हुआ तो जेनेसिस वर्ड से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? बिकम, यानी कोई चीज होना। उसके बारे में क्या बताया इन्होंने, क्या बताया? जिसका नाम था डब्ल्यू बैटसन साहब ने 1905 में इसके विषय में सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ अच्छा मान लीजिए बिकम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको ग्रो भी कहें, ग्रो, यानी ग्रो किया, या इसका अर्थ होता है बिकम, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना बात। अब इसमें देखेंगे कुछ हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एक बात करेंगे, यहाँ पर हेरिडिटी। देखिए हेरिडिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे द हेरिडिटी। क्या आप यहीं पर बता सकते हैं जो चीजें मैंने बताया है ना, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर या ट्रेट फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। हो गया, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता इसकी नहीं, ठीक है ना। दूसरे की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक होता है इनहेरिटेंस ट्रेट,
इनहेरिटेंस ट्रेट की बात करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाई ट्रेट किसके बारे में हम कह रहे हैं। हम यानी कह रहे हैं कि कौन सा लक्षण जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के फादर का ये एयरलोब होता है, फ्री होता है, किसी किसी का उसी में स्टिक चिपका रहता है, तो फ्री लोब होगा कि हमारा कह सकते हैं कि उसमें ज्वाइंट होगा, कि उसका हैंड लूप कैसा होगा, यानी उसके कह सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी के फादर का जो कैरेक्टर्स बाहर से देखने में दिख रहा है, क्या वह कैरेक्टर उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ट्रेट के रूप में जानते हैं। तो चाहिए तो यहाँ पर आप एक डिफिनेशन चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ पर, द कैरेक्टर ORR ट्रेट दैट क्या होता है, that are transmitted from parents to offspring। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो उसके ट्रांसफर कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, जो उसके पेरेंट्स से किस में जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उसके बच्चे में जा रहा है। इसी लक्षण को, इसी कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और एग्जाम्पल में चाहिए तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, आई कलर हो सकता है। फिर लिख सकते हैं इसको क्या, टंग रोलिंग एक होता है, आप जानते होंगे, टंग रोलिंग हो जाएगा। राइट और लेफ्ट हैंडेड, ये चीज देखेंगे। यानी हम बता सकते हैं कि किसी का आई कलर क्या क्या उसके फादर से मैच कर रहा है, यानी उसके कैरेक्टर्स उसके बच्चे में गए हैं। क्या उसके टंग की रोलिंग क्या है, किस तरह से उसका टंग है, ये भी देख सकते हैं। राइट हैंड लिखता है कि लेफ्ट हैंड लिखता है, एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर, ये सब ट्रेट होता है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या होना, ट्रांसफर होकर के किसमें जाना, ऑफस्प्रिंग में जाना। इसी चीज को हम क्या बताते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में समझते हैं। समझ में आ गया। अब एक चीज और देखेंगे, जेनेटिक्स को सबसे पहले जब ये बताया गया कि भाई जेनेटिक्स होता क्या है, तो जेनेटिक्स के विषय में तो सब कुछ बता दिया गया, लेकिन जब जेनेटिक्स को बाद में डिवाइड किया गया तो समझा गया कि भाई ये हेरिडिटी में बटा है और क्या होता है, वेरिएशन में जाता है। यानी माता पिता के कैरेक्टर डायरेक्टली किसमें पहुंचते हैं, बच्चे में जाते हैं, एज इट इज कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। लेकिन माता पिता के लक्षण क्या होते हैं, दैट्स कैरेक्टर विच गो इन द ऑफस्प्रिंग, कुछ चेंज होके जाना चाहिए, ये वेरिएशन कहलाता है। तो वेरिएशन में चाहिए तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बता देता हूं मैं, वेरिएशन क्या होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर भाई, क्या लिखेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ORR ट्रेड्स, क्या होते हैं, ट्रेड्स। कहां से होता है, एमंग कहां से, इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। समझ में आ गया बात यहाँ पर। यानी किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज जो कैरेक्टर एमंग बहुत सारे लोगों में जा रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, कुछ चेंज होके जाए, यानी कुछ डिफरेंस होकर जाना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, इसी को वेरिएशन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, चौथे की बात कर लेंगे, जिसका नाम क्या होगा भाई, क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम आपको वैसे बता देता हूँ, होते कितने हैं, इन ह्यूमंस कितने हो जाएंगे, इन ह्यूमंस 23 पेयर्स होते हैं। होता क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। फिर बता देंगे करता क्या है, क्रोमोसोम यानी क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर, ठीक है ना। और सोमा मतलब, या सोम बता सकते हैं क्या हो जाएगा, बॉडी, यानी कलरफुल बॉडी जो होता है इन केस ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड द क्रोमोसोम, व्हिच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, एंड इन 23 में चीज और देख लेंगे यहाँ पर होता क्या है, 23 पेयर्स में, चलिए 23 जो होता है, इसमें जो होता है 22 एंड लास्ट थर्ड वाला। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से 22 को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, और इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यह 22 पेयर क्या करता है, यहाँ लिख लो, यहाँ पे मेल में और प्लस फीमेल में सेम होता है। समझ में आया बात। यहाँ पर क्रोमोसोम में 23rd वाला जो है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये क्या बनता है, गैमिट बनाता है। यानी मेल में ये देखेंगे, मेल में दूसरा काम करेगा, मेल में बनाएगा स्पर्म, और फीमेल में बना देगा क्या, फीमेल में बनाएगा ओवम या एग कह सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो भी गैमिट का फ्यूजन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड किससे होता है,
23rd वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यही गैमिट बनाता है, गैमिट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है, 23rd वाले के पास है। तो क्रोमोसोम समझ आ गया। अब अगला देखेंगे, इसमें 5वां वाला क्या है भाई, जीन है। जीन देखेंगे एक प्रकार से ले लेंगे, क्या है ये, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखें कहां पर होता है ये, अब देखें जीन जो हमारा होता है कहीं ना कहीं यूनिट तो है इनहेरिटेंस का, ये डीएनए पर चिपका रहता है, लिख लेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कर लीजिए, ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर कहते हैं ऑन, या कह सकते हैं ऑफ ए क्रोमोसोम। भाई किसी भी क्रोमोसोम पर कोई एक कैरेक्टर अगर है, मान लीजिए जैसे ये क्रोमोसोम है, सपोज मान लेता हूं कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, तो इसी क्रोमोसोम पर, ये तो बहरहाल डीएनए वाला भाग है, अब इसी पर आप देखेंगे तो चिपका रहेगा एक बिल्कुल मोल्स तिल के नुमा एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जीन इज ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का जो एक सेगमेंट है जो इनहेरिटेंस करने का काम करता है, यानी कैरेक्टर को एक जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, ले जाने का काम करता है। तो जीन वाला भाग हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और देख लेंगे, यहाँ पर भाई नाम हो जाएगा गैमेट। अब गैमेट अब बताने की जरूरत नहीं, गैमेट नहीं लिखता हूँ क्योंकि गैमेट आपने देख लिया, मेल में और फीमेल में, मेल गैमेट बना रहा है, फीमेल गैमेट बना रहा है, कौन बना रहा है, 3rd क्रोमोसोम बना रहा है, तो सॉरी लास्ट वाला 23वां, जो मेल गैमेट क्या कहलाता है, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो बताने का आवश्यकता है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैं अगला सीधे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलील की, बात करते हैं एलील्स। देखेंगे भाई एलील्स में आपको बताने की जरूरत इतना जान लीजिए, एक कंट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर, देखेंगे भाई कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कॉल्ड एलील कहते हैं, एलील्स कहते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे भाई, एलील्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ एलील अभी डोमिनेंस वाले होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे। जैसे मैं एक चीज और बता देता हूँ, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे बता दीजिएगा डॉर्फ टॉल, यानी एक लंबा है एक बौना है, तो ये दोनों क्या आपस में कंट्रास्टिंग, एक जीन के दोनों कैरेक्टर हो गए, तो एक ही जीन के जो दो अलग अलग कैरेक्टर्स आपको रिप्रेजेंट्स होते हैं, जो कि कंट्रास्टिंग पेयर में होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होते हैं। इसी कैरेक्टर को नहीं कह सकते, विपरीत लक्षण रखने वाले जो जीन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एलील कहा जाता है। और एलील में जैसे मान लीजिए एक डॉर्फ है और एक टॉल है, ये आपस में दोनों क्या कहेंगे, एलीलोमॉर्फ कहलाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलीलोमॉर्फ, तो बताएंगे एलील्स इज इक्वल टू कंट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर, दैट इज एलील्स, बट बोथ जो ये होते हैं जो कंट्रास्टिंग पेयर रखते हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एलीलोमॉर्फ कहलाते हैं। वो चीज मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है ना। 7वीं बात यहाँ पर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज देखें, डोमिनेंट एलील्स, क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील्स कहते हैं। और एक हो जाएगा, अभी आ जाएगा आपका रिसेसिव एलील, दोनों देख लेंगे, एंड रिसेसिव एलील्स कहते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए डोमिनेंट मतलब होता है कि अगर किसी की मौजूदगी में जो अपने आप अपने कैरेक्टर्स को किसी की उपस्थिति में रिप्रेजेंट कर ले जाए, उसको डोमिनेंस कहते हैं। जैसे टॉल क्या होता है, टॉल वाला पौधा हो जाएगा, इसको कैपिटल टी लिखते हैं। और हमारा रिसेसिव क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट, किसी डोमिनेंट की उपस्थिति में वो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दैट इज द टॉल प्लांट। जैसे मैं स्मॉल टी समझ में आ गया। अब मैं अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक साथ रखता हूं, देखिए तो आप बताइएगा ये पौधा कैपिटल टी का नाम से जाना जाएगा, स्मॉल टी के नाम से, तो ये पौधा टॉल कहा जाएगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी है तो बड़े उसके साथ, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, कैपिटल टी की वैल्यू है। जैसे अगर आप क्लास 1 के बच्चे हैं और कोई आपका सामने क्लास 12 का बच्चा है, और दोनों को अगर किसी घटना को एक्सप्लेन करना हो प्रिंसिपल के सामने जाकर के, तो प्रिंसिपल क्या करता है, क्लास 12 के बच्चे की बात ज्यादा गौर से सुनता है,
क्योंकि उसे पता है कि यह जो 12th का लड़का ये डोमिनेंट है, ये जो कहेगा बहुत ही कंफर्म बताएगा, बिल्कुल स्पष्ट बात बताएगा। हो सकता है जो रिसेसिव हो, यानी वहां पर वो 12th का बच्चा क्या है, डोमिनेंट है, उसकी तुलना में छोटा वाला बच्चा क्या रिसेसिव है, तो यानी दोनों एक साथ गए थे, लेकिन डोमिनेंट होने के नाते जो क्लास 12th वाला बच्चा है उसकी बातें टीचर यानी प्रिंसिपल आसानी से समझेगा, सुनेगा और उसको एक्सेप्ट भी करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डोमिनेंट की बात हमेशा सुनी जाती है। तो ये डोमिनेंट समझ में आ गया, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, मैंने आपको टॉल और इसके बारे में बता दिया है, क्लियर है। अब एक चीज यहीं पर चाहिए तो आपको जनरली मैं बता देता हूँ, जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लो चाहो तो। चलो इसको तो या तो इसमें सार ले लीजिए, फिर मैं बता दूँ। चलिए अब इसमें अगला देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर विच कैन नॉट बी अपीयर फ्रॉम द आउटसाइड, यानी लिख सकते हैं दोज कैरेक्टर विच कैन नॉट express from outside is called genotype. It's found on genetic level. आप ये कह सकते हैं जेनेटिक लेवल पर पाए जाने वाले, यानी किसी व्यक्ति को जेनेटिक लेवल का रोग है तो क्या आप जेनेटिक लेवल के डिजीज को देख पाएंगे। सपोज मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो क्या कैंसर को बाहर से देखा जा सकता है, नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहां पर है, वो जीन लेवल पर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिजीज हमको इंटरनल होता है, बाहर से अपीयर ना होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अगला होगा फिनोटाइप। फिनोटाइप देखिए, फिनो का अर्थ होता है आउटर, यानी कह सकते हैं आउटर विजुअल होगा, ये क्या होगा, आउटर विजुअल होगा, बाहर से आपको क्या दिखाई पड़ता है, दैट इज, ले सकते हैं दैट इज दोज कैरेक्टर which can be appear from outside is called phenotype। क्या बोलते हैं उसको भाई, फिनोटाइप कहते हैं। और दूसरी चीज ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे होता है ना ईयर लोब, वही बताया था, किसी का अटैच होता है, किसी का फ्री होता है, तो लिख सकते हैं ईयर लोब अटैच्ड ORR फ्री, होगा ना, समझ में आ गया ना, किसी का अटैच होता है तो किसी का क्या होता है, फ्री होता है। तो मेरे हिसाब से आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के विषय में मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या होता है, क्लियर है। अब देखेंगे, अगला देखेंगे भाई, होमोजाइगस, क्या कहते हैं, होमोजाइगस। इसमें चाहिए तो लिख लीजिए, बोथ एलिल्स ऑफ ए जीन आर, क्या हो जाएंगे, ये आर आइडेंटिकल, क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, यानी किसी भी जीन का जो बोथ एलिल होता है, जैसे मैंने कहा ना, एक जीन का कैरेक्टर क्या है, डॉर्फ के लिए भी और शॉर्ट के लिए यानी टॉल के लिए, तो एक जीन के दो कैरेक्टर होते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे कहा है कि बोथ एलिल किसके, एक जीन के, जैसे एक एलिल है, एक जीन है, मान लीजिए एक जीन है, इस जीन के दो कैरेक्टर होंगे, एक टॉल के लिए भी होगा और एक कह सकते हैं डॉर्फ के लिए होगा। तो वही मैंने कहा है कि होमोजाइगस मतलब बोथ एलिल ऑफ जीन क्या होते हैं, समझ में आ गया ना, क्या, जैसे यहां पर लिख सकते हैं TTFF, क्या इसमें कोई भी चीज आपको अलग दिखाई पड़ता नहीं। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस की अगर आप बात करते तो लिख सकते हैं the two alleles of a gene are dissimilar, क्या होते हैं ये, dissimilar होते हैं, कहां पर, that is one dominant, क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा, one dominant and अदर, क्या होगा भाई, ये अदर रिसेसिव हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये चीजें हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहे तो ले सकते हैं किसका, कैपिटल एफ स्मॉल एफ,
समझ में आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप बताइए हेटेरोमर्स को क्या होता है, हेटेरोमर्स को डिफरेंट होना चाहिए, तो एक कैपिटल एक स्मॉल है तो हेटेरो नहीं होगा, डिफरेंट है, ये डिसिमिलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल भी है डॉल भी है, तो ये डिफरेंट है, यानी एक एलील के दो ऐसे कैरेक्टर होंगे लेकिन दोनों अपोजिट एक साथ जब आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड द हेटेरो जाएगा। समझ में आ गया क्या है ये, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चाहिए तो नोट टाइप का मैं लिख देता हूँ, या उसे में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको भाई, देखेंगे इट वाज, क्या है ये, इट वाज, एक साइंटिस्ट है, अभी बताया मैंने, आगे बताएंगे भी, ग्रेगर जोहान जोहान मेंडल, इनके ब्रेकर में ले लीजिए 1822 से लेकर के 84 तक, यानी 82 से लेकर तब तक ये क्या करते थे, हुज, उन्होंने क्या दिया था, हुज वर्क, कहाँ पे, हुज वर्क हेल्प्ड, इनके वर्क ने हेल्प किया था, किसमें, हेल्प ने वर्क किया था, जिससे क्या हो जाता था, यूज हेल्प यूज्ड गेट आंसर आंसर टू सम, किस प्रॉब्लम में, सम ऑफ दीज क्वेश्चन, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो इसके विषय में बहुत ज्यादा सबसे पहली मर्तबा किसी ने स्टडी किया था, तो कौन से, ग्रेगर जोहान मेंडल के नाम से इनको जाना जाता है। समझ में आ गया, इन्होंने बताया क्या था ये भी देख लीजिए, चाहिए तो एक लाइन और यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, लिख सकते हैं क्या, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये हो गया ना, अब इसमें लिख सकते हैं लाइन, द gametes are the link of passage, रास्ता है किसके लिए, passage of character from parents to किसके बीच में, parents to offspring, यानी अब इन्होंने पूरी बात बताया कि वास्तव में ये जो गैमीट वगैरह होता क्या है, एक रास्ता है, एक लिंक है, किसके बीच का रास्ता है, ताकि कैरेक्टर किसके बीच में जाए, पेरेंट्स के बीच में और उनके बच्चे के बीच में जाए, तो ये कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था, इसीलिए इनको फादर कहते हैं जेनेटिक्स का, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता भी कहे जाते हैं ये, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर क्या किया था, बहुत स्टडी किया था, तो इसको इसमें लीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो इनका एक्सपेरिमेंट दिया था, ही गेव, किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ही गेव एन ब्रांच ऑफ साइंस, तो इस प्रकार से इन्होंने एक ब्रांच क्रिएट कर दिया साइंस का, जिसका नाम क्या पड़ गया, जेनेटिक्स पड़ गया। समझ में आ गया, तो इसीलिए इनको मॉडर्न कह सकते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, ये पिता कहे जाते हैं। जेनेटिक्स में बहुत सारे अध्ययन इन्होंने स्टडी किया है और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ भी किया है, और उन्होंने बताया कि वास्तव में जो जेनेटिक्स होता है, ये जेनेटिक्स जो होता है कहीं ना कहीं 2 चीज से बनता है, वही चीजें जब स्टार्टिंग में बताया था, एक हेरिडिटी था, है ना, और एक हमारा क्या था, वेरिएशन था। अगर सेम कैरेक्टर पेरेंट्स टू, कहां पे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, समझ में आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी था। वेरिएशन में क्या था, सम कैरेक्टर चेंजेस, जाते तो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं भाई, वेरिएशन जो हो रहा है, तो वेरिएशन ऐसे थोड़े ना हो जाएगा, हो सकता है कि वेरिएशन कुछ एक्वायर्ड होता है ना, यानी हम ये यहाँ पर बताने से अच्छा आप समझ लेते एक चीज और यहाँ पर, कि हो सकता है कि एक सोमेटिक होता है और एक कैसा हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, या इसी को जर्मिनल भी कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशन। आप देखेंगे सोमेटिक मतलब होगा कि 22 पेयर्स इसमें हो, यानी इसको सोमेटिक बोलते हैं। शरीर का सारा शेल हमारा क्या है, सोमेटिक है, एक्सेप्ट द 23rd पेयर दैट इज द रिप्रोडक्टिव सेल, उसको छोड़ दीजिए जो कि जर्मिनल होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, बाकी सबके सब सोमेटिक है। कोई भी चेंजेस होते हैं इसमें, कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू
अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, सोमेटिक सेल में होते हैं कोई चेंजेस। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव में कोई हो गया, 23rd पेयर में हो गया, तो यानी हम कह सकते हैं इट कैन पास, इट कैन पास। अगर इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ये पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, इट इज क्लियर, ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए रैट, ये चूहा है। अब चूहा मान लेते हैं, या मान लेते हैं एक लिजार्ड ले लीजिए जिसका नाम होता है अगामा, अगामा बॉटनी साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लिजार्ड हो जाएगा। अब आप बताइए कि दोनों के टेल, मान लीजिए इसका पूंछ है, किसी कारण से क्या हो गया, बोरी में दब गया, इसका टेल क्या हो गया, कट गया, कट गया। अब आप बताइए कि जो इसके बच्चे जन्म लेंगे, यानी जो इसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, क्या ऑफस्प्रिंग इसके सारे के सारे कुछ कट्टे होंगे, पूछे नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं, नहीं बनेगी, क्योंकि जो ये टेल उसका कटा हुआ है, ये कौन सा पार्ट है, ये सोमेटिक पार्ट है। और सोमेटिक वाला भाग जब कट जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जनरेशन में क्या होता है, कैरी नहीं करता है। और यही लिजार्ड में देख लेंगे, लिजार्ड का पूंछ कट जाता है, वो भी नहीं जाता, उसके भी बच्चे क्या होते हैं, पूंछदार पैदा होते हैं। तो यानी जितनी भी चेंजेस सोमेटिक स्तर पर हो रही है, इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द सोमेटिक सेल। बट इफ एनी चेंजेस हैज बीन डन इन द केस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द जर्मिनल सेल, इट कैन बी पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें इसमें होना चाहिए। तो समझ में आया होगा इतनी बात मेरी। तो इसको लिखेंगे, उसके बाद में एक नोट चाहिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, जिसमें और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। इसमें लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑन, कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट ऑन द कॉमन, कहाँ पे, कॉमन, बता देंगे गार्डन पी प्लांट, पी प्लांट पर इन्होंने किया था, जिसको बोलते हैं क्या, पायसम सटाइवम। भाई पायसम सटाइवम क्या नाम होता है, इन्हीं की मटर के पौधे का नाम है, गार्डन पी होता है। तो गार्डन पी पर इन्होंने लगभग बता देंगे 8 वर्ष तक, 8 साल तक इन्होंने काम किया था, क्योंकि एक पादरी थे, ठीक है ना, तो वहां पर रहते थे। और इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर बहुत ज्यादा उसके अलग अलग वैरायटीज के बारे में जानने का काम किया कि आखिर मटर में हो क्या रहा है। तो इन्होंने एक लाइन और लिखा है, बताइए, मेंडल इज considered as the, अभी जो बताया है, as the father of genetics, ORR मॉडर्न जेनेटिक्स। इनको मॉडर्न जेनेटिक्स या फिर फादर कहा जाता है, जेनेटिक्स का कहा जाता है, जो कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको ये कंफर्म कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इनका एक्सपेरिमेंट किस पे था बेटा, पी प्लांट पे था। अब पी प्लांट जो हुआ है, अभी भी ध्यान दीजिए, पी प्लांट पर पूछा जाता है कि पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कितने साल तक, बता देंगे कितने साल तक, 8 ईयर्स तक किया था। क्यों ऐसा किया था, क्योंकि पौधा बाइसेक्सुअल था, यानी मेल फीमेल दोनों क्या थे, इसमें एक ही में होते थे। यानी जैसे जानवर में क्या होता है, जिससे अर्थोम है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, मेल फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। ऐसे पौधा हमारा मटर का क्या था, बाइसेक्सुअल था, मेल एंड द फीमेल बोथ आर फाउंड इन द सेम फ्लावर्स। क्लियर बात यहाँ पर। तो ये वजह था इनका इसको चूज करने का, ठीक है ना। पी प्लांट में हमने बता दिया 8 वर्षों तक काम किया था, ये काम इन्होंने कर दिया। दूसरी चीज में बता देंगे, इसमें बहुत सारे क्या हो सकते थे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन संभावनाएं थी, जिससे बहुत सारे वर्षों तक प्योर लाइन हम क्या कर सकते थे, क्रॉप तैयार कर सकते थे। इस प्लांट को क्या कर सकते थे, प्योर लाइन के माध्यम से हम बना सकते थे, इन द प्योर लाइन फॉर द सेवरल जनरेशन। बहुत सारे जनरेशन तक हम बहुत सारे प्योर लाइन क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, नहीं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता था। एक ही में पौधे का मेल उसी फ्लावर के फीमेल में क्या करता था, पॉलिनेशन कर लेता था। तो उसको क्या बोलते थे, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते थे। इतनी बात हो गई। तो यानी अगर पूछा जाता है, बस 3-4 पॉइंट अगर समझिएगा ऐसा क्यों होता था, तो ये सारी चीजें आप बता देंगे कि साहब पी प्लांट क्या था, 8 वर्ष इस पर अध्ययन किया था, बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होता था, सारी बात आपको समझ। और एक पौधा और इसमें चीज और बताना चाहिए तो बता दीजिए, ये एनुअल होता था, बहुत कम समय में बोया जाता था, बहुत कम समय में काट लिया जाता है। इस प्रकार से आप 1 वर्षों में कम से कम 4 मरतबा इसको बो सकते थे। तो इनको पौधे पर अध्ययन करना था। कोई ऐसा पौधा सोचिए इन्होंने क्यों नहीं अरहर पर किया, अरहर 1 वर्ष का होता है। तो क्या 1 वर्ष तक बैठे रहेंगे कि बेटा तुम्हारे अंदर फ्लावर्स निकले, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूं, फिर मैं देखूं क्या किसकी लंबाई क्या है, कौन सा कलर निकला है, कौन सा पॉड निकला है, इस प्रकार का सीड की क्या क्वालिटी है, रिंकिल्ड है कि सर्किल है कि गोल है, एवरीथिंग ये सब जानने के 1 वर्षों तक ये बैठ नहीं सकते थे। तो इन्होंने चूज किया पौधा पी,
जिस पर एक ही वर्षों में 4 बार एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। इस प्रकार से उन्होंने 8 वर्षों तक अध्ययन कर दिया पी प्लांट पर। तो इनके चूज करने का रीजन क्या था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एनुअल, जल्दी होता था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था, बाइसेक्सुअल होता था। 8 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है मामला? जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी करिए। देखिए, हमने यहाँ पर अगला कैरेक्टर आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो बातें मैं बता रहा था कि 7 कैरेक्टर्स जो है उन्होंने बताया था 8 वर्षों में अध्ययन करने के बाद। पहला क्या बताया? कैरेक्टर क्या होगा? प्लांट्स की साइज क्या है? पौधा लंबा है यानी 6 से 7 मीटर के ऊपर तक है, या फिर हम बता सकते हैं कि ये कितने फीट तक रहेगा, तो 6 से 7 फीट तक हो सकता है। इसकी पोजीशन को देखा जाए, या तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या बता सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे टॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? डॉर्फ होगा। ये देखिए मैंने लिखा नहीं, टॉल और डॉर्फ। तो ये चीजें इनकी इन्होंने क्या बताया? इसकी पोजीशन के बारे में बता दें कि भाई पौधा हमारा शॉर्ट होगा कि क्या होगा। तो ये सब चीजें होती है, यानी 9 से 15 इंच की बातें करता है। सोचिए, इतना छोटा पौधा भी हो सकता है मटर का। इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो पहला क्या बताया? प्लांट की साइज क्या है। दूसरा देखा कि पॉड का कलर क्या है, यानी वो पौधा जो छीमी जिसको आप कहते हैं ना, अरे खाते नहीं है, जिसको गुदरी कहते हैं, तो वही छीमी है। छीमी किस तरह है? ग्रीन है या रिंकिल्ड, झुर्रीदार होता है। तो ये चीजें होती हैं, यानी कि बिल्कुल झुर्रीदार हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह का ये बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा एवरीथिंग। आप यहाँ देखेंगे उसका शेप क्या है, पॉड का शेप क्या है, यानी कि वो इन्फ्लेटेड होता है या इन्फ्लेटेड नहीं होने के साथ साथ क्या होता है? रिंकिल्ड होता है। फिर भी वही पोजीशन है, इन्फ्लेटेड है या फिर रिंकिल्ड है। आप देखेंगे जो शेप है सीड का, यानी जो सीड अंदर दाना पड़ा है ना, मटर का दाना, ये राउंड है या फिर बता देंगे कैसा हो जाएगा? राउंड नहीं होगा तो हम बता देंगे किसकी पोजीशन में हो जाएगा? तो रिंकल में हो जाएगा। अब एक चीज और देखेंगे भाई, यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे, कलर क्या होगा सीड का? कलर हो सकता है सीड का कि कुछ येलो कलर का भी हो सकता है या ग्रीन का भी हो सकता है ना। देखेंगे फ्लावर का कलर क्या हो सकता है? फ्लावर हमारा पर्पल हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। समझ में आ गया यहाँ पर? और उसके बाद में एक और देख लेंगे यहाँ पर रिंकल्ड रिंकल्ड हो जाएगा इसमें, ग्रीन व्हाइट टर्मिनल, सही तो है, रिंकल्ड रिंकल्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सही तो लिखा है बच्चा, ये देखो जरा कुछ गलत तो नहीं लिखा है। रिंकल्ड रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये सही है यहाँ पर। और कहाँ पर गया है ये? सही है। देखेंगे अब एक चीज और देखेंगे, फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल है कि क्या है? फ्लावर की पोजीशन क्या है, यानी कि एक होता है कि ये है बिल्कुल किनारे से लगा है फ्लावर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सियल। फ्लावर टर्मिनल पर कहाँ पे होगा? तो टर्मिनल पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर अगर फ्लावर है तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डॉर्फ और ये हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे ग्रीन के साथ साथ येलो, इन्फ्लेटेड, रिंकल्ड, फिर हो जाएगा राउंड हमारा क्या होगा? रिंकल्ड, येलो, ग्रीन एंड पर्पल क्या व्हाइट है, एंड द एक्सियल इज द combined with the terminal. So these characters has been given the Mendel, that is the 7 character in 8 years of the plant P. पाइसम सटाइबम पर इन्होंने इतना अध्ययन किया था, और पाइसम सटाइबम पर इन्होंने क्या किया था? इतना अध्ययन किया जिससे इनको ये पता लगा कि हाँ भाई मटर के पौधे पर अध्ययन करने से इतने कैरेक्टर्स हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने भाषा में बताया था, और उसके बाद में इन्होंने अपने कुछ कैरेक्टर्स दिए थे, कुछ नियम दिए थे, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है, जैसे देखेंगे इसमें, सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अच्छा देखिए, जो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने फैक्टर शब्द का यूज बहुत किया था, ठीक है ना। और ये वास्तव में जब बाद में इनके जानकारी किया गया, अध्ययन किया गया, तब और साइंटिस्टों ने इन्होंने देखा तो कहा कि मेंडल साहब जो फैक्टर करे थे वास्तव में जीन था। उसका नाम बाद में क्या प्रमोट कर दिया गया? जीन कहा गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब किसी पेरेंट्स के एक ऐसे हम जीन ले लेते हैं जिस जीन में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम ले लेते हैं किसको? कैपिटल टी, और ये हो जाएगा हमारा क्या? स्मॉल टी और स्मॉल टी। आप जानते हैं ये क्या हमारा है भाई? इसको आप अलग कर दीजिए, यहाँ इसको अलग कर दीजिए। तो ये हमारा क्या होता है? प्योर डॉर्फ,
पी प्लांट, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर लिख लेंगे यहाँ पर प्योर टॉल पी प्लांट। यानी इन्होंने कहा कि हम एक सिंगल कैरेक्टर्स को लेते हैं और उस सिंगल कैरेक्टर के में क्या, जैसे डबल कैरेक्टर डाई हाइब्रिड लेंगे तो वहां पर डबल कैरेक्टर को लेकर चलना है। यहाँ पर मोनो हाइब्रिड में मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी एक कैरेक्टर को पकड़िए, दोनों का क्रॉस कराइए। तो मेंडल ने देखा कि जब हम इसका क्रॉस करा रहे थे यहाँ पर तो क्या हुआ था, इसको देख लेते हैं। ये हमारे जो बने थे इनको हम बोल सकते हैं क्या, ये सब पेरेंट्स होते हैं हमारे लिए, क्या ये पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब पेरेंट्स के बाद हम देखेंगे ये जो बना है यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं ये सब क्या बनेंगे, हमारे गैमेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे यहाँ से, पहले इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेगा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बनेगा किसके साथ, इसके साथ, ये बन गया। यानी इस प्रकार से जितने भी ये गैमेट बने हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये सब जो हुए हैं इसको हम बोल सकते हैं क्या, F1 प्रोजनी, क्या बोलते हैं, F1 प्रोजनी, यानी फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन का ये फीलियल जनरेशन या प्रोजनी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो प्रोजनी बना तब मेंडल ने तर्क लगाया, उन्होंने कहा साहब जब हम लोगों ने क्रॉस कराया था तो एक तो प्योर था टाल, एक प्योर था डॉर्फ, लेकिन ऐसा तो कोई हमको दिख ही नहीं रहा है जो प्योरिटी शो करे, यानी कि प्योरिटी वाला कोई कैरेक्टर इनको दिखाई नहीं पड़ा कहाँ पर, F1 जनरेशन में। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसी क्या दिक्कत है जिस वजह से हमको F1 जनरेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब इन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स छिप जाते हैं, जैसे होता क्या है, किसी बच्चे में मान लेते हैं कि कोई डिजीज हो जाए है, जैसे मान लेते हैं कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक, सुनिएगा एग्जाम्पल है। अब हीमोफीलिया अगर हो गया है, मान लेते हैं कि देखा कि इस बच्चे को हीमोफीलिया है, जब बच्चा जन्म लिया तो हीमोफिलिक निकला, लेकिन पता क्या कि उसके माता पिता में देखा जाए तो ना उसके मदर को ना उसके फादर को, किसी को था ही नहीं। बड़ा चंभा वाला प्रश्न उठा कि आखिर माता पिता को है नहीं, बच्चे में हीमोफीलिया कैसे हो गया। पता किया गया, उसका पेडिग्री एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि उसके दादा में देखा जाए या उसके दादी में चेक किया जाए, दादा दादी में भी नहीं ठहरा। ऐसे पता करते करते उसके नाना और नानी में चेक किया गया तो हो सकता है नानी में ठहर जाए वो। तो ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ एक ही पीढ़ी में रुक गया, हो सकता है कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी में रिप्रेजेंट ना दिखाई पड़े और कहीं ना कहीं वह लक्षण छिपा रहा हो जो बाद में दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही मेंडल ने कहा कि हो सकता है कि F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में हमको कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स नहीं हुए हैं, हो सकता है वही कैरेक्टर दूसरे वाले जनरेशन में दिखाई पड़े। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इनको सेल्फिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने काम करा दिया, क्या इन्होंने काम करवा दिया, सेल्फ क्रॉस। क्या बनाया, सेल्फ क्रॉस बना दिया, अर्थात इन्हीं को पकड़िए, इन्हीं लोगों को, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी सब सेम है ना, इन्हीं को पकड़िए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर इन्होंने कराया क्रॉस, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बना हमारा क्या, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारे जो बन रहे हैं ये सब, अभी इसको मैंने अलग नहीं किया था, उसकी तरह गैमेट नहीं बना, लेकिन जानकारी रखिएगा कि ऐसे होता है, ठीक है ना। ये हमारा F2 प्रोजनी बन रहा है, यहाँ पर F2 प्रोजनी है, ठीक है ना, ये प्रोजनी बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई इसका तो हो गया इसके साथ, अब इनका ही इसके साथ, और स्मॉल टी है ये, और यहाँ पर देखेंगे इनका इनके साथ ये है। अब आप जरा बताइए हमको, क्या कोई, अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने गलती कर दिया भाई, देखिए ये जो होगा कैपिटल टी होगा ना, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी होगा। क्या आपको कोई प्योरिटी दिखाई पड़ी जो F1 जनरेशन में आपको दिखाई पड़ा था, यस दैट इज ये, और ये क्या दिखाई पड़ा, ये। इस प्रकार से आपने देखा कि जो कैरेक्टर पिछले पीढ़ी में आया था, शुरुआत में हमने लिया था, यानी हम कह सकते हैं पेरेंट जो हमारा था, वो पेरेंट हमारे F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं पड़ा था, जनरेशन में कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ, बट इट कैन रिप्रेजेंट इन द सेकंड जनरेशन। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये क्या था, हिडन फॉर्म में था, वो कैरेक्टर आखिरकार सेकंड जनरेशन में हमको क्या हुआ, दिखाई पड़ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टॉल कितने हैं, 1 2 3, हमने लिखा 3:1, क्योंकि एक शॉर्ट है डॉल्फ है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एक रेशियो ये बन गया। अब ये जो बाहर से पड़ा इसको बोलते हैं फिनोटाइप, जो हम आप देख सकते हैं फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप में आप आइए, जीनोटाइप मतलब प्योरिटी की बात करिए, एक टाल कैपिटल, लेकिन देखिए ये प्योर टाल है भाई, प्योर टाल है, डोमिनेंस भी है, प्योर टाल डोमिनेंस है। ये देखिए दो तो निकले हैं, लेकिन ये क्या है, ये हाइब्रिड है, यानी हेट्रोजाइगस है।
तो यानी ये भी हमारे हो जाएंगे, टॉल तो है, डोमिनेंट तो है, लेकिन ये प्योर नहीं है, हेट्रो में आते हैं। तो इसके लिए 1 और 2 इस टू रेशियो 2 लिखेंगे। एक सिंपल प्योर्ड है, यानी ये क्या है, प्योर्ड डॉर्फ है। एक है, यानी ये हमारा क्या होगा, जीनोटाइप होगा। तो समझ में आ गया कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे होते हैं। फिनोटाइप ऊपर से जो दिख जाए दैट इज द 3:1, जीनोटाइप जो इंटरनल जाकर के स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप, दैट इज द 1:2:1, ये है इसका फिनोटाइप है। तो ये मेंडल ने अपनी बातों में रखा था, आप लोग इसी साल लीजिए इसका। देखिए भाई, अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा हमने डिफरेंट कर दिया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है डायहैबिट क्लास, यानी टू कंट्रास्टिंग, इसमें लिया टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग, मटर के ऐसे स्पीसीज लिए गए जिसमें दो दो कैरेक्टर को हमने साथ में लिया है। यानी दो कैरेक्टर लेने का साथ क्या हो गया हमारा, मतलब ये हो गया कि जिसमें हम बात करने वाले हैं, ये देखेंगे आप, ये राउंड येलो कहते हैं इसको, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर हमने ले लिया स्मॉल वाई स्मॉल आर, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन रिंकल्ड कहते हैं। हमने इसके गैमेट को देखिए बाइफरकेट कर दिया पेरेंट्स के, एक कैपिटल इसका एक दोनों सेम है ना, ये देखिए क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में वहां पर वही काम कर दिया, ये बन गए। उसके बाद में इन दोनों का क्रॉस किया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ क्रॉस किया, तो हमारे पास ये स्पीसीज बन गए। जितने भी बने हैं बच्चा आप देख सकते हैं, सबके सब जो हमारे बने कैसे बने, एलो राउंड बने हैं। अर्थात एलो राउंड कहीं ना कहीं हमारा क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए वही बार बार इसमें हमको दिखाई पड़ता है। जब मेंडल ने देखा कि दोनों स्पीसीज में से यदि दोनों हमारे कैरेक्टर्स जो है नहीं आ रहे हैं, तब हमने बताया ना, जब दोनों कैरेक्टर F1 में ना आए, यानी एफिलियल जनरेशन में जब नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका क्रॉसिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, इसका क्रॉस करवा दिया। जब क्रॉस करवा दिया तो हमने देखा कि ये सब सेम होते हैं, हमने दोनों को उठा लीजिए, दो को क्रॉस करवा दीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों को हमने निकाला और आपस में गैमिड बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पे गैमिड बना दिया। अब गैमिड बनाया तो हमको ये देखिए सारे गैमिड मिल गए हैं, यानी कह सकते हैं कि हमारे जो गैमिट होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाना है, ये मेल बना देंगे इसको हम फीमेल में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो गैमिट हो गया। अब दोनों का आपस में क्या करवाएंगे, यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भाई कैपिटल वाई, इसको ब्लैक से भरते हैं, ज्यादा सही रहेगा, देखिएगा आराम से आ जाएगा। देखिए कैपिटल वाई क्या बात है, समझ में आ रही, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, समझ में आ गया बात। आप देखेंगे यहाँ पर देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर है यहाँ पे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर है ना, यहाँ पे तो स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसी कैपिटल वाई का इसके साथ कराइए, ये हो जाएगा, दोनों कैपिटल आर है भाई, कैपिटल वाई स्मॉल, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल। ये बात समझ में आ रही है आपको, हमने आपसे बताया ना, जहां कैपिटल आर को देखेगा जान लेना कि कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ इसका कराइए, तो कैपिटल वाई ये हो जाएगा, इसको कराइए, ये हो जाएगा, इसको कराइए, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, इसको कराइए। कैपिटल को हमेशा पहले लिखा करिए, तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसको करेंगे वहां पर, इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा बात, इसको कराइए, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ स्मॉल तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्मॉल दोनों है ना, और यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर देखेंगे स्मॉल वाई और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर है बात। अब देखेंगे ये यहाँ पर देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर हो जाएगा, इसका कराइए, समझ में आ रहा होगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कराएंगे, स्मॉल दोनों हो जाएंगे, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ भाई, इसको कहा जाता है ग्रीन रिंकल्ड, क्या कहते हैं इसको, ग्रीन रिंकल्ड कहते हैं। और इसको अगर पूछा जाता है तो इसको बता देंगे क्या, येलो क्या हो जाएगा, ये राउंड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, येलो रिंकल्ड, क्या बोलेंगे, येलो रिंकल्ड के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन
राउंड हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से सारे को लेकर चलिए, जैसे एलो राउंड है, एलो राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी बात आप करिए, क्या हो जाएगा भाई, ये एलो राउंड हो जाएगा ना, एलो राउंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतनी बात। एलो है ना, कैपिटल है, एलो हो जाएगा। यहाँ पर राउंड इसलिए क्योंकि कैपिटल आर होता है तो एलो राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कैपिटल वाई कहीं दिखा, कैपिटल वाई कहीं आपको दिख रहा है तो बताइए, कहीं नहीं दिख रहा है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। लेकिन कैपिटल आर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। जहां कैपिटल दिखे राउंड और एलो के रखिए। स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई किसके लिए, ग्रीन है। लेकिन आप यहाँ पर बच रहे हैं, कैपिटल आर आपके पास है तो हमारा किसके लिए हो जाएगा, राउंड के लिए हो जाएगा। ले रहे हैं, आगे देखेंगे। ये देखिए स्मॉल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल वाई हमारे लिए किसके लिए जिम्मेदार था भाई, एलो था, नहीं था, एलो करिए। तो यहाँ पर राउंड भी हो जाएगा। आप पूछेंगे राउंड क्यों है, कैपिटल आर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कैपिटल वाई है तो लिखेंगे क्या, एलो। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे पास सारा का सारा स्मॉल है। अब दिक्कत हो गया कि हम स्मॉल के लिए यहाँ पर क्या लिखें, क्योंकि हमारे पास तो दोनों स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। आगे बढ़िए, कैपिटल वाई कैपिटल आर भी दिख गया आपको, यानी हमारा क्या हो जाएगा, एलो और राउंड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये कैपिटल है और ये हमारा क्या था यहाँ पर, तो बताइए कैपिटल वाई है तो इसके लिए हम क्या लिखते थे भाई, एलो। और ये हमारा स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब बताइए कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या हो जाएगा, एलो रिंकल्ड। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, एलो रिंकल्ड। ये क्या हो जाएगा, अरे भाई रिंकल्ड विंकल्ड नहीं भाई। अब यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर आपको दिख रहा है तो कैपिटल आर किसके लिए, राउंड के लिए है, एलो राउंड, ठीक है ना। एलो राउंड, ये जितने भी हैं एलो राउंड, यहाँ पर एलो राउंड, यहाँ पर क्या एलो राउंड, पूरा का पूरा समझ आएगा। एलो राउंड सबके लिए क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा निकल कर आया है 9:3:3:1, इस प्रकार से इसका हमने एक अपना फिनोटाइप कैरेक्टर दिखा दिया है कि किस तरह से ये अपने कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। तो इसमें आप देखेंगे काउंट करेंगे तो आपको राउंड एलो आपको 9 मिलेगा, ऐसे ही आपको एलो रिंकल मिलेगा 3 मिल जाएगा, ऐसे ही आप ग्रीन राउंड देखेंगे 3 मिल जाएगा, और एक आप देखेंगे तो आपको ग्रीन रिंकल मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिखा तो एक वेरिएशन हो जाता है। ऐसे ही 3 आपको दिख जाएंगे इसमें ग्रीन राउंड के लिए, एलो राउंड के लिए। तो ये 3 ऐसे बनते चले जाएंगे और 9 आप काउंट करेंगे तो 9 में आपको क्या आ जाएगा, एलो और राउंड आ जाएगा। तो वही रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इसमें स्पेशली आप जो है इसका फिनोटाइप ध्यान में रखिए, डायहाइब्रिड क्रॉस कभी भी आता है तो ये चार्ट अगर आप बढ़िया से क्रिएट कर लेते हैं, इसका गैमिट बनाना अगर आपने सीखा है, गैमिट प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गैमिट ये आ जाएगा। तो इतना आपने देख लिया है। और इसमें मुझे लगता है कि हेरिडिटी में ज्यादा से ज्यादा इसी प्रश्न आएंगे नहीं, हेरिडिटी में आना होगा तो डायहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। ये मेंडल्स के जो भी मैंने कैरेक्टर्स आपको बताए हैं, क्या क्या होते हैं, किस पर अध्ययन किया है, कितने वर्ष तक किया, क्यों मटर के पौधे को चूज किया था, सारी बात। और उसमें टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ के जाइएगा। निश्चित तौर पर टर्मिनोलॉजी से आपको चाहे 2 ही नंबर का सवाल मिलेगा, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, वेरिएशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, ठीक है ना। इसमें सोमेटिक सेल्स वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो इतनी चीजें आप जरूर इसमें पढ़ लीजिए और ये निश्चित तौर पर ये टॉपिक आपका हेरिडिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। एवोल्यूशन इसमें है नहीं तो इसमें ज्यादा हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर भी याद देख लिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। मुझे लगा कि हाँ ये एग्जाम में आपके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसको आप लोग इसे देखेंगे। इसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी एक लेक्चर देखेंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इसको बैठकर पढ़िए। एग्जाम बहुत करीब है आपके पास, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। और ज्यादा ना तो देखो, ज्यादा किताबें रखने से कोई असर नहीं। ये कहावत है कि कहते हैं कि 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 1000 बार पढ़ लीजिए, है ना। तो आप एक बुक पढ़िए, एक नोट्स पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। जितना भी करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, अपने आप को हैबिचुअल करिए ताकि आप एग्जाम में बैठने के काबिल तो हैं। आप जान तो जाइए, पता लगेगा कि हाँ 3 घंटा बैठना, 3 घंटे में आपको दुनिया भर की कहानी याद आ रही है क्योंकि आपने कभी 3 घंटा बैठा ही नहीं एक स्थान पर बैठ करके। तो वो चीजें अपने आप को अभी आप हैबिचुअल कर लीजिए, अभी कुछ समय आपके पास जो भी है।
और प्रैक्टिस करते रहिए। देखो कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट, मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों से डिफरेंट ही रहेंगे। लोग कहते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ, एक नंबर से फेल हो गया, ये मेरा कहते हैं ना कि यार हमारा जो है लक साथ नहीं दे रहा है। लक साथ किसका देता है? जो मेहनत करता है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है नहीं? कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह एक दिन इतिहास बदलेगा। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा अपने करेंगे। कहता है इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन यू हैव टू बर्न लाइक द सन, उसकी तरह आपको जलना पड़ेगा। एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें, निश्चित तौर पर आप निकल जाएंगे, उभरेंगे, ये निश्चित तौर पर बता दे रहा हूँ आपको। अब आप थोड़ा बेहतर तरीके से पेशेंस रखिए और आराम से पढ़ते रहेंगे। आपका हम अपने स्तर से कोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़ते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़िए। और हम लोग बहुत जल्द फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। जब तक आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे, जब तक हम लोग इधर फाउंडेशन बैच तब तक आप खत्म करेंगे, तब तक शुरू कर देंगे, ठीक है ना? जिससे आप लोगों का नुकसान भी नहीं करेंगे और आराम से आप लोग बेहतर तरीके से अपने आप को बेस्ट कर ले जाएंगे। समझ में आ गया? तो ठीक है, इतना आप लोग करिए। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करा करिए, जिससे आपकी बातें हम तक पहुंचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।